सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 11 तक अभी तक अपलोड कर दी है। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट को सिर्फ देखने से नहीं होगा, आप उसको पूरे जो एनालिसिस हम करते हैं, पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन जो करते हैं, उन सभी सॉल्यूशन को देखना होगा। उसके बाद ही आपको उससे कुछ फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आप आंसर देख लेंगे, आंसर टिक कर देंगे तो इससे आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि आप सॉल्यूशन को देखेंगे। तो दोस्तों, जो भी वीडियो को वॉच करते हैं, डेली देखते हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है आज भी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर इस वीडियो को आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कम से कम 5 दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन जो होती है वहीं अपलोड की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। और पहला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को मात्र 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों ने मुजफ्फरपुर के जेल में फांसी पर चढ़ा दिया था। ठीक है दोस्तों, भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के जो क्रांतिकारी थे उनको जो फांसी दी गई थी उनका नाम था दोस्तों खुदीराम बोस। ठीक है, इतने जाबाज क्रांतिकारी थे दोस्तों। उनको मात्र 18 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष में तो बहुत लोगों की बुद्धि भी नहीं आती है, लेकिन ये इतने क्रांतिकारी थे, इनको फांसी हो चुकी थी। ठीक है दोस्तों, हुआ ये था कि ये खुदीराम बोस जो थे ना, ये बंगाली क्रांतिकारी थे, यानी कि बंगाल क्रांतिकारी थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत में सबसे कम उम्र के क्रांतिकारियों में से एक थे। इसका काम क्या था दोस्तों, इनको क्यों फांसी दिया गया था? क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि 11 अगस्त 1908 को, कब 11 अगस्त 1908 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर में, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे मुजफ्फरपुर से इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के मजिस्ट्रेट थे किंग्सफोर्ड। कौन थे? तो किंग्सफोर्ड नाम के एक मजिस्ट्रेट थे। उनको दोस्तों इन्होंने क्या किया था, हत्या करने की, उनके ऊपर बॉम्ब फेंक दिया था। तो इन्हीं के आरोप में इनको फांसी दी गई थी। और जब इसकी फांसी हो रही थी तो इसका उम्र था वो 18 वर्ष 8 महीने और 8 दिन का समय उनका हो रहा था जब इनको फांसी दी गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री में से किस क्रांतिकारी को मात्र 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों ने जेल में भेज दिया था दोस्तों? तो वो कौन सा है? खुदीराम बोस को उन्होंने मतलब कि किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति थे, बहुत ही मतलब कि एक जाबाज इंसान थे, आप इसे कह सकते हैं। इनके लिए दोस्तों दिल से सैल्यूट है। जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंग्रेजों और बर्मियों के बीच हुई किस संधि के परिणाम स्वरूप वर्ष 1826 में अंग्रेज ने असम को हड़प लिया था? ठीक है, देखिए, अंग्रेज और बर्मियों के बीच, बर्मा के बीच में जो एक संधि हुआ था, उस संधि के तहत दोस्तों क्या हुआ था कि 1826 में अंग्रेज ने जो है असम को क्या किया था, उन्होंने हड़प लिया था। तो वो संधि कौन सा था? यांडबू की संधि। आप लोग याद रखेंगे, जो यांडबू संधि था ना, ये 1826, ये कब हुआ था? तो देखिए, 5 मार्च 1824 को औपचारिक रूप से युद्ध शुरू होने के लगभग 2 वर्ष बाद, यानी कि 24 फरवरी 1826 ईस्वी को दोस्तों यानट्यूब की संधि होती है। और इसी के तहत जो है ना, अंग्रेजों ने क्या किया था, असम को हड़प लिया था। तो इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप तो यदि आपको पता है कि सलाबाई संधि कब हुई थी, तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सलाबाई संधि आपको पता है तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को पता है। हमारे से जो व्यूअर हैं, जो देखते हैं, स्टूडेंट हैं, उन सभी को पता है कि सलाबाई संधि कब हुई थी। आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, देखते हैं कितने लोगों को पता है। ठीक है दोस्तों, सुगोलिक संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी संधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हम धीरे धीरे आगे वीडियो में बताते चलेंगे। आप लोग धीरे धीरे वीडियो को आप देखते रहिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ी बूटी तने से उगती है? तो दोस्तों, जड़ी बूटी कौन सी है? तो वह पुदीना। पुदीना दोस्तों क्या है ना, एक जड़ी बूटी है। ठीक है, ये क्या होती है? तने से उगती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। किस वर्ष अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा पर कब्जा कर लिया था? ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता है कि सबसे पहले जो यूरोपीय आए थे भारत में, वो आए थे पुर्तगाली। ठीक है, तो पुर्तगाली जब आए दोस्तों, कब आए थे? 1498 में वास्को डी गामा थे, वो सबसे पहले भारत मतलब खोज की तरफ से भारत की उन्होंने खोज किया था 1498 ईस्वी में। और इसी के दोस्तों जो थे, इसके
अल्फांसो डी अल्बुकर्क। दोस्तों अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो थे ना ये आपको 1510 ईस्वी में कुछ स्थानीय लोगों की मदद से क्या किए थे, इन्होंने गोवा पर क्या किया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो ये सभी प्रश्न जो होते हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और दोस्तों ये मतलब कि भारत में गवर्नर थे फ्रांस, ये पुर्तगाली की तरफ से, उनका नाम क्या था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो इन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो होते हैं एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए होते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने अधिकांश उपदेश गृद्धकूट में दिए थे। तो दोस्तों वो कौन से थे जिन्होंने अपना अधिकांश उपदेश जो था, मतलब ज़्यादातर उपदेश जो थे वो गृद्धकूट में दिए थे। दोस्तों तो आप याद रखेंगे गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे अधिक जो है ना अधिकांश उपदेश जो थे वो गृद्धकूट में दिए गए थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद जो है ना, अनुच्छेद नंबर 343, आप तो याद रखेंगे जो अनुच्छेद नंबर 343 है 343, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि ये भाषा संबंधित है और हिंदी संबंधित है। तो हिंदी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार भी आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है। ऑप्शन में बी 343 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा घटक है जो परिपथ से होकर परिवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को सीमित करता है और वोल्टता की एक निश्चित मात्रा निर्धारित करता है। तो दोस्तों वो कौन सा होता है, तो फ्यूज। दोस्तों हम लोग फ्यूज क्यों लगाते हैं, यदि कि फ्यूज इसलिए लगाते हैं कि यदि मान लीजिए किसी प्रकार से ओवरलोड आ गया, यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें बिजली आ गई है, तो उस बिजली में क्या होती है कि जैसे कि उससे बहुत सारे उपकरण हमारे लगे होते हैं, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हुआ, सारे उपकरण लगे होते हैं। फ्यूज़ का काम ये होता है दोस्तों, जैसे ही ज़्यादा वोल्टेज आया तो ये फ्यूज़ की जो तार होती है वो टूट जाती है। जैसे फ्यूज़ का तार टूटती है उसका परिपथ भंग हो जाता है, और जब सर्किट ब्रेक हो जाता है तो आगे जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है, और जिससे क्या होती है जितने उपकरण होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, जलने से बच जाते हैं। तो फ्यूज़ का यही काम होता है, फ्यूज़ हम लोग जरूर लगाते हैं। और आजकल दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, MCB का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, MCB क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, जो ऑटोमेटिक जो है ना ज़्यादा वोल्टेज आने पर अपने आप ये इसकी जो है पावर सप्लाई बंद हो जाती है। तो ये सभी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। सोनपुर मवेशी मेला किस राज्य का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है। दोस्तों आप तो याद रखेंगे सोनपुर मेला के बारे में कौन नहीं जानता। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा नदी के संगम पर बिहार के सोनपुर में नवंबर दिसंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। तो बिहार की जो मतलब जो दोस्तों है ये आपके पास, तो ये कार्तिक पूर्णिमा में लगता है, कब, नवंबर और दिसंबर के महीने में, यानी कि ठंडी के महीने में दोस्तों ये आपको मतलब कि सोनपुर मेला देखने को मिल जाता है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो देखने भी गए होंगे इस मेले को, बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये एशिया के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, और इसे हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला सवाल है कि अलीवाल का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो आप तो याद रखेंगे जो अलीवाल है इसका युद्ध हुआ था 1846 में अलीवाल के युद्ध को लड़ा गया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP के तहत, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत वे न्यूनतम गारंटी कीमतें तय की जाती है बाजार की कीमतें जिनमें नीचे नहीं गिर सकती है। यदि इन मामलों पर कोई खरीदार उपलब्ध नहीं है तो डैश इस न्यूनतम गारंटी कीमतों पर स्टॉक खरीदती है। तो दोस्तों वो कौन खरीदती है, सरकार खरीदती है। मान लीजिए कि कोई किसान है, ठीक है, कोई किसान मान लीजिए कि कोई चीज़ उत्पादन करता है, यानी कि मान लीजिए कि आप गन्ना का उत्पादन करता है। ठीक है, तो गन्ना का जो उत्पादन करता है दोस्तों तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है कि कम से कम इतना रुपये में हमको बेचना है। मान लीजिए कि कोई व्यापारी जो है वो नहीं खरीद पाता है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, सरकार जो होती है क्या करती है, उस गन्ने को खरीद लेती है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, MSP कहते हैं। और इसके लिए बहुत सारे जो प्रोटेस्ट भी हुए थे हमारे देश में, और अभी भी किसानों के लेकर के हो ही रहे हैं। तो देखते हैं कब तक MSP जो है पूरे देश में लागू होता है, ये देखने वाली बात होगी। पारंपरिक टापू नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों आपको याद रखेंगे जो टापू नृत्य है ना, ये टापू नृत्य, टप्पू नृत्य बोल सकते हैं, ये आपके अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है टप्पू नृत्य। यह केवल पुरुषों द्वारा अरण के त्योहार के दौरान गाँव से बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए ये टप्पू नृत्य किया जाता है। केवल कौन करते हैं दोस्तों, ये तो केवल इसमें पुरुषों जो मेल होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं। 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। 1952
तक इसने किसके रूप में कार्य किया था? दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारा संविधान जो है ना वो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। तो यही प्रश्न ये कह रहा है कि जो संविधान लागू हुआ था 1950 में, उसको लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। ठीक है, यानी संविधान सभा खत्म हो गई। 1952 का तक इसने किसके रूप में कार्य किया था दोस्तों? तो आप याद रखेंगे ये भारत की अस्थायी संसद के रूप में उन्होंने काम किया था, क्योंकि जो पूरी तरह से संसद का निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए जो है ना अस्थायी संसद के रूप में जो संविधान सभा है उन्होंने ही काम किया था किस तरह से कानून को चलाना है। निम्नलिखित में से कौन सा रसोई उत्पाद मधुमक्खी के डंक को बेअसर करने में मदद करता है? दोस्तों ये जो उत्पाद होती है वो उत्पाद जो है हमारे पास ये है बेकिंग सोडा। दोस्तों आप सबको पता है कि जो मधुमक्खी के डंक में क्या होती है, फॉर्मिक एसिड होती है। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड को दूर करने के लिए जो बेकिंग सोडा होता है, जो खाने वाला सोडा होता है, उसका दोस्तों हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। उससे क्या होती है, जो चींटी का डंक होता है उसकी जो है लहर जो होती है वो कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। उसका उरुका देश राज का एक पारंपरिक त्यौहार है। दोस्तों आप याद रखेंगे जो उरुका है ना, ये आपके जो है ना असम राज्य का एक मतलब कि पारंपरिक त्यौहार है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं असम है या नहीं है, हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन दोस्तों असम है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महारानी रजिया सुल्तान अपने विद्रोही सेनापति मलिक इख्तियार उद दीन अल्तुनिया से पराजित होने के बाद निम्नलिखित में से किस किले में नजरबंद करके रखी गई थी? देखिए दोस्तों जो महारानी रजिया सुल्तान थी ना, ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला थी जो बहुत ही मतलब कि एक जाबाज थी। ठीक है, ये इल्तुतमिश की जो दोस्तों क्या थी, बेटी थी रजिया सुल्तान, और इन्होंने अपने विद्रोही इख्तियार जो थे अल्तुनिया, दोस्तों बाद में क्या किया था, ये इनके विरोधी थे, इनसे ये क्या किए थे, लड़ाई करने गए थे, और लड़ाई करने के बाद इन्होंने क्या किया था, इनसे शादी भी कर लिए थे। तो ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे। देखिए महिलाओं में क्या होती है कि पहले इनसे लड़ाई करने गए थे कि हाँ इससे हम लड़ाई करेंगे, क्योंकि ये विद्रोही थे, इनके दुश्मन थे, लेकिन दोस्तों क्या किए थे, इन्होंने शादी कर लिए थे, और जब वापस लौट रहे थे रास्ते में तो कुछ डाकुओं ने इनकी हत्या कर दी थी। तो प्रश्न ये कह रहा है कि महारानी रजिया सुल्तान अपने विद्रोही सेनापति मलिक इख्तियार उद दीन अल्तुनिया से पराजित होने के बाद निम्नलिखित में से किस जिले में नज़रबंद करके रखी गई थी, किस किले में दोस्तों? तो वो किला का नाम दोस्तों क्या है, तो उस किला का नाम है किला मुबारक में इनको नज़रबंद करके रखा गया था। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे जो रजिया सुल्तान के सिंहासन पर बैठने के बाद भटिंडा के तत्कालीन गवर्नर थे, कौन, ये अल्तुनिया। ठीक है, तो भटिंडा के तत्कालीन गवर्नर थे अल्तुनिया। इख्तियार उल दीन अल्तुनिया ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसने एक साजिश के बाद रजिया को भटिंडा के किला मुबारक में कैद कर लिया। बाद में रजिया ने अपने भाई बहराम शाह से अपना राज्य वापस पाने के लिए अल्तुनिया से शादी की, जिसे सुल्तान के रूप में स्थापित किया गया था। दोस्तों ये बातें जो है आपको यहाँ पर समझनी पड़ेंगी। भारत के किन राज्यों में आपको सियांग और लोहित नदियाँ मिलेंगी? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे सियांग और लोहित नदियाँ जो है ना आपके भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम में देखने को मिल जाएंगी। यानी सियांग जो है अरुणाचल प्रदेश में और लोहित नदियाँ जो है आपको पास दोस्तों असम में देखने को मिल जाएगी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में दोस्तों यारलुंग या सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग नदी कहते हैं, और असम में लोहित और दिलाओ के नाम से भी जानते हैं। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, तब जाके आपके प्रश्न जो है यहाँ पे सही हो पाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा तमिल का एक प्रसिद्ध कवि था जिसने महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए मुद्दे पर काम किया था? दोस्तों वो कवि था, उनका नाम था सुब्रमण्यम भारती। ये कौन थे? एक तमिलनाडु के प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने क्या किया था, महिलाओं की स्वतंत्रता के मुद्दे पर क्या किया था, आवाज़ उठाए थे। इसके लिए आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सुब्रमण्यम भारती इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक रात्रिचर प्राणी नहीं है, यानी कि रात में चलने वाले प्राणी यहाँ पे नहीं है दोस्तों? तो आप याद रखेंगे चमगादड़ हैं, चूहा है और तिलचट्टा है, जबकि खरगोश दोस्तों क्या है ना, ये रात्रिचर प्राणी नहीं है, यानी कि रात में नहीं चलता है। किस राज्य में आपको हिल स्टेशन अरकू मिलेगा? तो दोस्तों आप याद रखेंगे जो अरकू हिल स्टेशन है ये आपके आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले का एक हिल स्टेशन है। कौन सा? अरकू। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। चावल की खेती के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा उपयुक्त नहीं है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे जो चावल की खेती के लिए जो मृदा उपयुक्त होती है वो होती है जलोढ़ मृदा, खारी मृदा, चिकनी या दोमट मृदा, जबकि शुष्क मृदा जो होती है वो चावल की खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का जो जीके का पार्ट होता है 20 प्रश्न का उसको हमने कवर कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं मैथ्स की और मैथ्स को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिल को थाम के बैठिएगा, क्योंकि आज के प्रश्न जो है थोड़े से अच्छे लेवल के हैं। ठीक है,
देखिए पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि एक दिन में 2 घंटे काम करके P एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है तथा एक दिन में 5 घंटे कार्य करके Q समान कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो एक दिन में 3 घंटे कार्य करके P तथा Q दोनों मिलकर के समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए P का जो काम दोस्तों निकाल लेंगे हम, वो कितना हो जाएगा हमारे पास। देखिए 10 दिन करता है 2 घंटा, तो कितना हो गया 10 दूनी 20, दोनों का गुना कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम Q की हम बात करें यहाँ पे, तो Q करता है 6 दिन 5 घंटा, तो कितना हो गया 6 पंचे 30, ठीक है। तो ये इसका काम आ गया। हम क्या करेंगे, जब टोटल काम निकालेंगे दोनों का, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 20 या 60 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। दोस्तों ये इसका यहाँ से हम क्या करेंगे एफिशिएंसी निकाल लेंगे। जब हम टोटल काम में जब इसको हम डिवाइड करेंगे 20 को, तो क्या होगा हमारे पास एफिशिएंसी निकल के आएगा। जब 60 में हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, और जब हम 30 में यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक दिन में 3 घंटे कार्य करके P तथा Q दोनों मिल करके, देखिए एक दिन में 5 घंटे यहाँ पे काम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है 3 घंटे काम करने के लिए, तो 5 से कितना हो जाएगा 15 घंटा हो जाएगा। तो अब दोस्तों हमारे पास है कि P और Q मिलकर कितना काम करेगा, तो हमारे पास 60 काम है और एफिशिएंसी इसकी 15 आ चुकी है दोनों मिला करके। तो यहाँ पे कितना करेंगे हम 15 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 15 चौके 60, यानी कि 4 दिन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है। तो बहुत आसान प्रश्न है, ऐसे आप सॉल्व कर दिए होंगे। एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 24% अंक मिलते हैं तथा वह 56 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। यदि इसे 60% अंक मिलते तो इसके अंक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 70 अधिक होते। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है। दोस्तों ये प्रश्न जो है ना परसेंटेज का सवाल है, और ना जाने कितने एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जब देखिए इसमें क्या करना है कि आपको, तो 24% है ना, तो 24% यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और जितना के लिए फेल होता है ना उसको हम पास करवा देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 56 अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको +56 दे करके क्या करेंगे उसको हम पास करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 56 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि यदि उसे 60% अंक मिलते, यानी कि 60% अंक मिलते, तब क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, तब कह रहा है कि 70 अंक अधिक मिलते। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस करके 70 कर देंगे, यानी जितना से फेल होगा ना उतना हम प्लस करके पास करवा देंगे, और जितना अधिक होगा उतना हम माइनस कर देंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे साइन को चेंज कर देना है। देखिए ये भी प्लस में है, नहीं कुछ अगर प्लस में है, ये भी प्लस में है, इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, और यहाँ पर माइनस है तो हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जब 60 में से 24 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 10 में से आ गया 6, यहाँ 5 में 36, यानी 36% की दोस्तों वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी। आप देखिए ये दोनों प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, तो कितना हो जाएगा 6 7 में 12, यानी 126 हो जाएगी। यहाँ से 1% की हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगी, तो 126/36 हो जाएगी, ठीक है। इसलिए 100% क्या करेंगे हम लोग, परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है, तो हम 100 से क्या करेंगे यहाँ पे गुना कर देंगे। जब आप गुना कर देंगे दोस्तों तो आपके पास निकल के आएगा वो 350 दोस्तों निकल के आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपने इसको समझ लिया होगा। बस आपको क्या करना है, जितना से फेल हो रहा है ना उसको प्लस करके उतना पास करवा दीजिए, जितना ज़्यादा मार्क्स मिला है उसको माइनस कर दीजिए, फिर साइन को चेंज कर दीजिए और इस परसेंटेज की वैल्यू को इसके बराबर कर दीजिए, और जो टोटल निकालना होगा हमारे पास तो 100 से आप गुना कर देंगे, तो आपके पास टोटल जो अधिकतम मार्क है इस एग्ज़ाम की वो आपके सामने निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। दिए गए डेटा का माध्यिका क्या होगी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपको माध्यिका पूछी जा रही है किसकी, तो ये डाटा है। माध्यिका दोस्तों हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डाटा दे रखी होती है उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या आरोही क्रम में या डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में उसको पहले सजा लेते हैं। देख लीजिए हम सजाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक है क्या, नहीं, तो पहले 2 है, जितना 2 है उसको हम लिख देंगे, 1 है 2 है, 1 हो गया 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद है क्या, नहीं। अब देखिए 3 है, हम 3 को यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। उसके बाद तो फिर से 3 हमारे पास है, फिर हम 3 लिख लिए यहाँ पे। अब हमारे पास क्या है 4 है, ठीक है। अब हमारे पास कितना है 5 है, इसके बाद 6 है, अब 7 है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने क्या किया, एक सजा लिया एक ऑर्डर में, या तो आप बढ़ते क्रम में सजा लीजिए या घटते क्रम में सजा लीजिए, किसी एक क्रम में आपको सजाना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको देखना होगा कि बीच में कौन सी संख्या आ रही है। देखिए टोटल कितना हमारे पास है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वो संख्या है। इसका मतलब 3 इधर से ले लीजिए और 3 इधर से ले लीजिए, जो संख्या बीच में बचेगा हमारे पास वही हमारी माध्यिका होगी। जैसे 3 + 3 4 है ना, तो आप क्या करेंगे हम लोग 3 + 4 कर देंगे और 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। 3 4 कितना होता है 7 होता है, और 7 का आधा कितना होगा, तो 3.5 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। एफ अकेला किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है तथा जी अकेला समान कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। देखिए एफ का कार्य क्षमता है ना, वो एफ जो है एक काम को 24 दिन में कर सकता है, ठीक है, और जी अकेला जो है ना वो 32 दिन में काम कर सकता है, ठीक है।
यहाँ दोस्तों हम क्या कर सकते हैं ना, टोटल काम यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। तो इसकी एलसीएम जो निकालेंगे हम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम आपके पास 96 आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 24 चौके 96 यानी कि 4 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 32 93 यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि देख लीजिए आगे हम बढ़ते हैं, कह रहा है कि एफ तथा जी मिलकर के कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन जी कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो जी का 8 दिन का काम हम जो है ना करवा देते हैं पहले। देखिए तो जी का एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, तो 8 जो काम करेगा तो 3 गुना 8 कर देंगे, यानी कि 24 काम जो है ना दोस्तों ये जी छोड़ के चला जा चुका है। तो हम क्या करेंगे, जितना काम निकाले हैं 96 इसमें हम 24 काम को ऐड कर देंगे। 6 4 10 9 2 11 1 12, ठीक है। 120 काम दोस्तों हो चुका है टोटल। अब कह रहा है कि कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो एफ और जी मिलकर कितना में करेगा दोस्तों, 4 3 7 में करेगा। तो 120 बटा कितना हो जाएगा, 7 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। तो आपको भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है ये सभी, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप इसे बना सकते हैं। विद्यार्थी की औसत आयु ए है, ठीक है, तथा अध्यापक की औसत आयु बी है। विद्यार्थियों की संख्या अध्यापकों की संख्या का 45 गुना है, तो विद्यार्थियों तथा अध्यापकों की मिलाकर दोनों की औसत आयु क्या हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों देखिए 45 है ना, जहाँ पे आपको 46 दिख रहा होगा आंसर नीचे में, वही आपका आंसर होने वाला है। तो 46 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सिर्फ 4 में 46 दे रखा है, तो यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है। 45 तथा विद्यार्थी, एक अध्यापक, टोटल कितना होगा, 46 होगा, तो 46 हमारे प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते दोस्तों, कह रहा है कि नीचे में होगा अगला प्रश्न, कह रहा है कि यहाँ पे एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब कि लंबा घनाभ है उसका लंबाई चौड़ाई दे रखा है 20 16 वहाँ पे था, और ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई हमारे पास 20 सेंटीमीटर थी, ठीक है। और जो चौड़ाई है हमारे पास वो कितना था हमारे पास, तो एक बार देख लेते हैं, चौड़ाई 16 सेंटीमीटर था, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे ऊंचाई जो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, यानी एक घनाभ है जिसका हमको लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। कह रहा है कि यदि घनाभ को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर वाले समान घन बनाए जाते हैं तो समान घनों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों आपको हम क्या बताए थे, जब भी किसी आकृति को, एक ठोस आकृति को पिघला करके कोई दूसरी आकृति बनाई जाती है तो उसका जो वॉल्यूम होता है, उसका आयतन जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इसका आयतन होगा, यानी घनाभ का आयतन होगा, वो घन के आयतन के बराबर होगा। तो हम सभी क्या जानते हैं, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, यानी कि L गुना B गुना H। ये क्या होती है, घनाभ की लंबा ये आयतन होती है, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, यानी ए क्यूब होता है। और कितनी भुजा है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देते हैं, जैसे कि 20 है और 20 से गुना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी हमारे पास है, तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर की दे रखी है। तो 4 का जब हम क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 64 हो जाएगा। और x की वैल्यू यहाँ पर हमको निकालना है, कह रहे हैं कि कितनी तो समान घनों की संख्या कितनी होगी, तो x होगी, तो x से हम यहाँ पे गुना कर देते हैं। अब उसको काट दीजिए दोस्तों, 16 चौके कितना होगा, 64 होगा यहाँ पे, और 4 पंचे यहाँ पे 20 हो जाएगी, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा यहाँ पे, 60 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू है दोस्तों वहाँ पे हमारे पास 60 निकल के आ चुका है। और x हम किसको माने थे, x माने थे हम घनों की संख्या को। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है यहाँ पे 60, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा निकल के आ जाएगा। दोस्तों ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरलीकरण का, आप इस लोग बना लेंगे, इसे हम नहीं बनाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 3 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा निकल के आ जाएगा। कह रहा है कि मोहित तथा सुमित क्रमशः 74,000 रुपये और 96,000 रुपये निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 5:6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजियों के समय अवधि की गणना कीजिए। दोस्तों आपको हम क्या बताए थे, इसमें क्या होता है, जब भी आप पार्टनरशिप सवाल बनाते हैं 3 चीज़ें होती है, एक होता है पूंजी का अनुपात, एक होता है लाभ का अनुपात, एक होता है समय का अनुपात। हमारे पास जो है ना पूंजी का अनुपात दे रखा है कितना, देखिए मोहित है और हमारे पास सुमित है, दो व्यक्ति हैं, एक का अनुपात 74 है और 96, ये तो कट ही जाएगा 0 0। तो एक 74 अनुपात ले लेते हैं, यहाँ पे कितना है हमारे पास 96 है, ठीक है। और दोस्तों ये क्या है ना, ये निवेश है, जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा वो है हमारे पास, निवेश का पैसा है, ठीक है। और ये जो हमारे पास है 5:8, ये आपके पास कितना है, तो ये लाभ है 5:8। दोस्तों हमारे पास जब निवेश है और लाभ है तो हम समय कैसे निकालेंगे, तो निवेश और लाभ जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास समय निकल के आ जाएगा। यानी कि जो निवेश में जब हम लाभ को हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो हमारे पास ये समय निकल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, तो कितना आपके पास हो जाएगा जब करेंगे आपके पास, तो 13:18 यानी कि 13:18 आपके पास आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। सॉरी
ये नहीं होगा, ये 30:37 हो जाएगा। आप लोग काट लेंगे, काटने के बाद जो है ना आपके पास निकल के आ जाएगा 30:37। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। कि पहली वस्तु पर 18% की छूट का मान दूसरी वस्तु पर 13% की छूट के मान के बराबर है, दोनों वस्तुओं के अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। दोस्तों सिंपल सी बात है, दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए एक्स का 18% की छूट दे रखा है ना, तो एक्स का 18% यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, वाई का 13% हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा दोनों, और एक्स और वाई का अनुपात जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा 13:18 हो जाएगा। तो यही क्या होगा आपके पास रेशियो होगा जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। 12 डिब्बों का औसत वजन जो है ना 63 किलोग्राम है। यदि 70 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 डिब्बों को हटा दिया जाए तो बचे हुए डिब्बों का नया औसत वजन कितना होगा। आसान क्वेश्चन है। देखिए 12 डिब्बों का औसत वजन कितना है 63 है, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों। आप जब टोटल गुना करेंगे तो 12 36, हाथ में 3 बचेगा 72, 3 75, यानी कि 756 आपके पास हो जाएगा टोटल डिब्बों की संख्या। अब कह रहा है कि 70 किलोग्राम का डिब्बा जाएगा, 4 डिब्बा को हटा देते हैं, तो 4 डिब्बा को हटा देते हैं जिसका वजन 70 किलोग्राम है, तो कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से हम 280 को माइनस कर देते हैं पहले। ये 6 हो जाएगा, 15 में 60 के 7 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 6 में 4 476 बचेगा। अब दोस्तों कह रहा है कि बचे हुए डिब्बा, हमारे पास 12 डिब्बा था, 4 डिब्बा हटा चुके हैं, कितना बचा 8 डिब्बा बचा, तो उसका औसत क्या हो जाएगा, तो 476 भागा कर देंगे कितना, जितना बचा हुआ है। तो हमारे पास कितना संख्या बचा हुआ है 8 बचा हुआ है, तो 8 से हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। जब 472 में जो 8 डिवाइड करेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर 76 बचेगा, 8 9 72, 59 से यहाँ से होने वाला है। तो 59 से कहाँ शुरू हो रहा है, ऑप्शन में केवल एक ही है जो 59 शुरू हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। राजू अपनी समान स्थिति के 3/4 से यात्रा करता है तो दफ्तर अपने समान समय से 24 मिनट की देरी से पहुँचता है। यदि राजू अपनी समान गति से यात्रा करता है तो उसके द्वारा अपने दफ्तर पहुँचने के लिए कितना समय लिया जाएगा। देखिए समान दोस्तों कितनी है, हमारे पास 3:4 है, तो ये क्या है ना आपकी समान गति है। और कह रहा है कि जब इस गति से चलता है तो इसको 24 मिनट देरी लगता है, यानी यहाँ देखिए कितना अंतर है, इसके पास 1 का अंतर है, यहाँ से अंतर कितना का 24 का अंतर है। ये आप जो है अंतर को इससे डिवाइड गुना कर दीजिए, जो 24 थे कितना होगा 72, और ये कितना होगा 24 होगा 96, यानी कि यदि समान गति से चलेगा तो उसको 72 घंटे का समय लगेगा, और जो ये 72 मिनट का समय लगेगा, और जब स्पीड में जाएगा तो उसको 96 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि उसके द्वारा दफ्तर पहुँचने के लिए कितना समय लिया जाएगा। दोस्तों कितना हो जाएगा 72 मिनट, जो ये समान गति से चलेगा तब। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नीचे दिए गए तालिका के देश 5 क्रमागत संख्या Y1 Y2 Y3 Y4 तथा Y5 दे रखे हैं, और इसमें आपको क्या कह रहा है आप देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि Y5 की चावल के उत्पादन तथा चावल की खेती के तहत क्षेत्र को दर्शाती है। तो Y3 के लिए प्रति वर्ग मीटर की उपज कितनी होगी। Y3 हमारे पास 680 है, तो 680 में क्या करेंगे 15 से हम डिवाइड कर देंगे, गुना 100 कर देंगे, तो आपके पास जो है ना ये निकल के आ जाएगा। जब आपसे कट कीजिएगा तो आपके पास कट करने के बाद जो आएगी वो 50.40 जाए। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है। ऑप्शन नंबर जो है आपके पास, एक सेकेंड थोड़ा सा लगता है मिस्टेक हो गया क्या, सॉरी 680/15 इतना नहीं होगा, ये आपके पास हो जाएगा कितना, तो 45.33 हो जाएगा, कितना 45.33, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। राम सीता से शर्मा का एक व्यापार शुरू करते हैं, 1600 रुपये, 22,000 रुपये और 18,000 रुपये निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 26,600 रुपये है तो राम का हिस्सा क्या होगा। दोस्तों देखिए आपको हम क्या बताए थे, यहाँ पे आपके पास लाभ दे रखा है टोटल का, हमको क्या है कि राम का हिस्सा निकालने के लिए हम देखिए तीनों को 0 से 0 काट देंगे तो आपके पास रेशियो बन के आएगा। वो राम का कितना आएगा, राम का अगर 16, सीता कितना आएगा आपके पास तो 22 आएगा, और सलमा कितना आपके पास आएगा तो कितना आएगा 18 आ जाएगा। तो दोस्तों इसको और काट लीजिए, तो 2 से 16 हो जाएगा, 2 से 11 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 से 18, यानी कि 8:9 हो जाएगा इसका मतलब कि निवेश का अनुपात हो जाएगा। तो कुल देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है हमारे पास लाभ 26,600 रुपये यहाँ पे लाभ दे रखा है। तो राम को पूछ रहा है दोस्तों, तो राम को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे हम लोग
तो हमारे पास कितना है, राम का 8 हो जाएगा और टोटल कितना हो जाएगा, देखिए 8 प्लस 11 प्लस 9, ये टोटल हो गया। निकालना किसका, राम का, तो 26 यहाँ से 2600 हम कर देंगे, गुना कर देंगे, क्योंकि 26 या 600 यहाँ पे है मेरे पास। दोस्तों से आप कट कर देंगे तो आपके पास जो निकल के आएगा वो आपके पास 7600 रुपये निकल के आएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, आप जो सॉल्व कर लेंगे तो 451/4 है ना, इस प्रश्न का आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा। वरुण 75 वस्तुएं 3150 रुपये में खरीदता है तथा उनको 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 75 वस्तु जो खरीदता है कितने रुपये में, 3150 रुपये में खरीदता है, तो एक वस्तु का दाम कितना हो जाएगा हमारे पास, तो एक वस्तु दोस्तों हम यहाँ पे दाम निकालने की कोशिश करते हैं, तो 3150 बटे कितना हो जाएगा 75, ठीक है। ये आपके पास जो है ना एक वस्तु का दाम आपके पास निकल के आ जाएगा। तो एक वस्तु का दाम जो आपके पास निकल के आएगा वो कितना का 42 रुपये निकल के आ जाएगा, ठीक है, कितना 42 रुपये निकल के आ जाएगा। अब क्या रहा है कि 75 वस्तु का विक्रय मूल्य दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 3150 रुपये है ना, उसको क्या कर रहा है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचता है, इसमें हम 15 रुपये जोड़ देंगे, तब 15 यहाँ पर कर देंगे और टोटल गुना कर देंगे से 42 से कर देंगे, क्योंकि 42 वस्तु है तो 42 यहाँ से गुना कर देंगे, ठीक है। अब इसे गुना कर देंगे तो आपके पास निकल के आएगा वो 3780 निकल के आएगा, कितना 3780 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों कह रहा है कि विक्रय मूल्य जो है ना क्या होगा एक वस्तु का, तो 3780 है, टोटल हमारे पास वस्तु कितनी है, मतलब कि 75 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो 50.40, कितना 50.40 जो है इस प्रश्न का आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 4:3:2 के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन 1536 सेंटीमीटर क्यूब है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। दोस्तों आपको क्या बताए थे हम, जब भी रेशियो रहेगा ना, उसको रेशियो का आप x मान लीजिए, जैसे कि 4x हो गया, ठीक है, यहाँ पर 3x हो जाएगा गुना 2x हो जाएगा। इसका आयतन दे रखा है, घनाभ हुआ, इसका आयतन LBH तीनों गुना कर दीजिए, इसी का बराबर दोस्तों कितना है, तो 1536 रुपये यहाँ पे 1536 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे दे रखा है। तो आप तीनों गुना कर दीजिए, 4 × 12 तो दोनों 24x क्यूब यहाँ पे हो जाएगा। 24x क्यूब की वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो 1536 यहाँ पे हो जाएगी। और जब यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे, x क्यूब की वैल्यू, तो दोस्तों ये डिवाइड कर दीजिए, 1536 भागा 24 करेंगे तो आपके पास 64 हो जाएगा, ठीक है। और जब x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 4 की वैल्यू को हम सभी में रख देते हैं यहाँ पे, 4 जो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये 4 × 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हम लोग क्या जानते हैं, 2 × LB प्लस BH प्लस LH क्या होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। यदि आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो आप नहीं बना पाएंगे। तो 2 × LB जब हम करेंगे दोस्तों आपके पास हमारे पास, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो L कितना है 16 गुना 12 करेंगे तो 192 हो जाएगा, प्लस में BH कितना हमारे पास है, तो B है 12 गुना 8, 12 से 96 हो जाएगा यहाँ पे। और LH कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 × 128 प्लस 128 कर देंगे। आप तीनों को जब जोड़ेंगे और 2 से गुना करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा 416 हो जाएगा, ठीक है, 416 और 416 गुना 2 कितना होता है, तो 832 हो जाएगा, ठीक है। तो 832 सेंटीमीटर की स्क्वायर जो है ना इस प्रश्न का आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिए और x वैल्यू निकालने के बाद जो है ना x की वैल्यू उसमें पुट कर दिए इस रेशियो में, और पुट करने के बाद जो है ना हमने क्या किया, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाल लिया, ठीक है। तो ये भी प्रश्न बहुत आसान थे, यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप बना लेंगे। एक राशि 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 5 गुना हो जाता है। देखिए एक था, एक से कितना हो गया 5 हो गया, तो ये जो पहला वाला होता है ना ये होता है प्रिंसिपल और ये जो होता है अमाउंट होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ब्याज कितना मिला हमारे पास, ब्याज कैसे निकालते हैं, जब अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाते हैं, विषधर में से मूलधन घटाते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है, ब्याज निकलता है। तो ब्याज हमारे पास कितना है, 4 का ब्याज है। अब ब्याज वाला फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना है 1 गुना समय, समय कितना हमारे पास 8 वर्ष, और गुना दर, दर हमको निकालना है तो 10 गुना करेंगे, आप बटे कितना कर देंगे 100 कर देंगे दोस्तों। तो आपके पास देख लेंगे आप 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, और 2 से कितना जाइए 50%, यानी कि 50% जो है ना आपके पास रेट निकल के आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। तो बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं ये सभी प्रश्न जो होते हैं बहुत आसान होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक राशि पर 5वें वर्ष में ₹1200 चक्रवृद्धि मिलता है, यदि वार्षिक ब्याज 22.5% है तो छठे वर्ष में ब्याज क्या होगा। दोस्तों आपको हम पहले क्या बताए थे, एक साल का जो CI और SI क्या होती है, वो क्या होती है, बराबर होती है। यदि आपको पता है कि एक साल का CI और SI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पता है तो आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है।
तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना होगा। जब 1 साल का साधारण ब्याज हम निकाल देंगे दोस्तों यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 1200 हो जाएगा। और 1200 गुना रेट हमारे पास कितना है, तो 12.5% है, और समय कितना है, 1 साल है, बट हम क्या कर देंगे 100 यहाँ पे कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, 1 साल का साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो आपको पता है कि 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, बराबर होती है। तो आप इसे निकालेंगे तो 270 रुपये यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपका छठे वर्ष में ब्याज पूछ रहा है ना, छठे वर्ष में, तो देखिए हमारे पास कितना था, 1200 रुपये पहले से था मूलधन, तो 1200 रुपये पहले से मूलधन था, और प्लस में कितना हो जाएगा 270 रुपये ब्याज निकाल दिए, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 1470 रुपये ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। नीचे दी तालिका को पढ़िए और ठीक से बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कॉलेज C3 और C4 में दाखिला लेने के लिए छात्रों की कुल संख्या में अंतर कितना है। तो C3 में कितना है, C3 में आप सभी को जोड़ दीजिए और C4 को जोड़ दीजिए, तो C3 का आप जोड़ देंगे टोटल, तो आपके पास निकल के आ जाएगा वो 339 निकल के आएगा। कितना, 339। और जो आपके पास C4 है इसमें दोस्तों आपके पास निकल के जो आएगा वो 323 निकल के आएगा। तो आप अंतर कर लीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा आपके पास, नमस्ते 6 का अंतर हो जाएगा, 6 और 3 2 1 16 का अंतर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। चलिए बढ़ते हैं। एक थैले में सफ़ेद तथा पीली गेंद के अनुसार 7:11 है, यानी सफ़ेद जो है ना आपके पास 7 में दे रखा है और पीली अनुपात 11 में दे रखा है। तो पूछा क्या है, पीली गेंद का। दोस्तों इसमें आप ट्रिक लगा सकते हैं, जो 11 से कटेगा ना ऑप्शन वही आपका आंसर होगा, क्योंकि पीली है 11 वाला, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो 11 से कट रहे हैं, इसलिए हम इस ट्रिक को फॉलो नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 108 जो है टोटल है, हम इसके टोटल का जो है मतलब कि तुलना टोटल से करेंगे, 11 से 18 हो जाएगा यहाँ पे। और किसका निकालना, हमको पीला का निकालना है, तो 11 से यहाँ पे हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो 18 छः 18 से 6 यहाँ पे हो जाएगा, 11 छः कितना होगा 66 यहाँ पे हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपने आज के मैथ्स के सवाल को भी बहुत अच्छे से समझ लिया है, सीख लिया है। और दोस्तों अगर आपको हमारी प्रैक्टिस से पसंद आ रहे हैं सॉल्यूशन, तो वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। चलिए हम हिंदी को देख लेते हैं फटाफट से। अब मूक का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, तो मूक का जो विलोम यहाँ पे हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वाचाल होगा। ठीक है, बोलने वाला। निम्नलिखित में से पत्नी का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा पत्नी का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों यहाँ पे, तो तारिणी जो है ना ये पत्नी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अन्य सभी जो है पत्नी का पर्यायवाची हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, तो कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग सदैव एक ही वचन में होता है दोस्तों, तो आप लोग याद रखेंगे जो यहाँ पे हमारे पास जनता दे रखा है ना, इसका प्रयोग हमेशा क्या होती है, एक वचन में होती है। ठीक है, बारवाग्नि का क्या अर्थ होता है, तो बारवाग्नि का जो अर्थ होता है दोस्तों, ये क्या होता है, समुद्र की आग को क्या बोलते हैं, बारवाग्नि कहते हैं। ठीक है, समुद्र की जो आग होती है दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, बारवाग्नि कहते हैं, समुद्र के आग को। इसे आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सभी। ठीक है, और दोस्तों जो पेट की आग होती है ना उसे क्या बोलते हैं, जठराग्नि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जठराग्नि होती है। पेट में जो भूख लगता है ना, पेट की आग को क्या बोलते हैं, जठराग्नि बोलते हैं। और जो दोस्तों जो वन की आग होती है, यानी कि जंगल की जो आग होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, दावानल कहते हैं या दावागिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, दावानल या दावागिन कहते हैं। ये सभी भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। उचित शब्द का सुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मैंने डैश आंखों के सामने वह भयानक दृश्य देखा, तो मैंने क्या किया था, प्रत्यक्ष वह सामने जो है ना मतलब कि भयानक दृश्य देखा था। गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ होता है कि रूठ जाना होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य यहाँ पे दे रखे हैं, तो वो वाक्य जो है संप्रति वे कुलपति हैं, ये क्या है यहाँ पे शुद्ध वाक्य यहाँ पे दे रखे हैं। दोस्तों यहाँ पे पास गद्यांश है, आप गद्यांश को धीरे से पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आपके पास 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं गद्यांश के यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है कि बिना श्रम के सफलता चाहने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि जो बिना मेहनत के जो सफलता चाहते हैं वो होते हैं अकर्मणीय भाग्यशाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। भारत का विकसित देशों में ना होने का कारण क्या है, दोस्तों इसका कारण है कि श्रम के प्रति उदासीनता, यानी कि श्रम जो है ना मेहनत करना नहीं चाहते हैं, बस सिर्फ सोचते हैं कि बिना बैठे बैठे जो है ना हमें बहुत सारी सफलता मिल जाए, जैसा ऐसा होना मुमकिन नहीं है। संपन्न का उचित विलोम दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, संपन्न का उचित विलोम यहाँ पे हो जाएगा, वो क्या होगा, विपन्न जो है यहाँ पे संपन्न का उचित विलोम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास रीजनिंग है, आप इसे बना लेंगे। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ए दोस्तों, जहाँ पे गुना है वहाँ पे प्लस कर देंगे, जब वहाँ पे प्लस वहाँ पे गुना कर देंगे आपका सही हो जाएगा। 7 मित्र दोस्तों यहाँ पे आप बना लेंगे, बहुत ही सा प्रश्न आपको हम कई बार बता चुके हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है एस सही जवाब हो जाएगा। एक कुछ भाषा में पोटैटो को इसे लिखते हैं, तो बारबर को क्या लिखेंगे, तो बारबर को आप लिखेंगे तो ये इस टाइप से लिख देंगे। ठीक है,
यहाँ पे अगला सवाल है कि असंगत का चयन कीजिए। 54 में असंगत आपको चूज करना है दोस्तों। यहाँ पे 63 जो है ना असंगत हो जाएगा, ठीक है, असंगत है। इसके अन्य सभी क्या है, अभाज्य संख्या है, जबकि 63 जो है ना ये भाज्य संख्या है। 7 9 63 7 से कट जाता है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 22 88 है, 37 में क्या होने वाला है, तो 22 गुना 4 88, तो 37 गुना 10 कितना हो जाएगा, 370। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे दोस्तों सभी उल्लू घोड़े हैं, ठीक है, कुछ घोड़े खरगोश हैं। तो देख लेते हैं हम लोग, सभी उल्लू वो मान लेते हैं, सभी उल्लू क्या है, तो घोड़े हैं, जी मान लेते हैं, ठीक है। और कुछ घोड़े खरगोश हैं, कुछ घोड़े क्या है ना आपके पास खरगोश दे रखे हैं। अब क्या है निष्कर्ष कि कुछ उल्लू खरगोश है, कुछ उल्लू खरगोश है क्या, नहीं है दोस्तों, यहाँ पे गलत हो चुका है। कुछ खरगोश घोड़े हैं, कुछ खरगोश घोड़े हैं, हाँ बिल्कुल है। यानी दोस्तों जो है ना कि केवल दो मतलब कि अनुसरण यहाँ पे कर रहा है, तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है यानी कि केवल 2 अनुसरण कर रहा है, पहला गलत है, दूसरा क्या यहाँ पे सही दे रखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये आपके पास जो है ना सवाल है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आप सॉल्व कर लेंगे इसको पजल को, तो दोस्तों पजल को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जाएगा वो एल निकल के आएगा, ठीक है। हमने सॉल्व करके रखा हुआ है, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हम आपको नहीं बता रहे हैं। देखो सीखना है ना तो वीडियो नंबर 1 को देख लीजिएगा, वहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हम वहाँ पे सबको हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसलिए हम नहीं बता रहे हैं आपको। गेहूँ फसल किसान है दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपके पास निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर 4 निकल के आएगा, यानी कि ये फसल हो जाएगी, ये गेहूँ हो जाएगा और किसान क्या होगा, अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। एक निश्चित कुट भाषा में 100 को 38 लिखते हैं, तो फीड को हम लोग क्या लिखेंगे, तो फीड को हम लोग लिखेंगे 88, ठीक है। आप लोग देख लेंगे, ठीक है। एक आकार जो है पार्सल सीट है, मतलब कि इसको काटने पीटने पे जो है ना कौन सी आकृति यहाँ पे निकल के आएगी, वो ऑप्शन नंबर 3 निकल के आ जाएगी। यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि SHO है, QZN है, तो OLM है, तो आगे क्या होगा दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, तो MNL जो है यहाँ पे निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आगे क्या होने वाली है 62 में, तो 62 में दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में देख लेते हैं हम लोग 3 जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आप लोग मिला लेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं ये सभी लोग। मत्स्य विज्ञान मछलियाँ संबंधित है, उसी प्रकार से मृदा विज्ञान किससे संबंधित हो दोस्तों, ये आपके पास मिट्टी संबंधित हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी आकृति, यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि ये कितना है, देखिए दोस्तों आप ये 5 की क्यूब है, ठीक है, ये 4 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है दोस्तों, ये कितना है, ये आपके पास 6 का क्यूब है, ये कितना हो जाएगा 7 का क्यूब हो जाएगा, 343 यहाँ पर आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। यहाँ दोस्तों कह रहा है असंगत का चयन करने के लिए 65 में असंगत दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि आकृति कौन, ये जो आकृति है ना, इस आकृति कहाँ पे सेम आकृति दे रखी है दोस्तों, आप तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर 3 में आपको यह आकृति देखने को मिल जाएगी। दिए गए विकल्प में असंगत विकल्प का चयन कीजिए, तो दोस्तों यहाँ पे गुलाबी जो है असंगत हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे अन्य असंगत हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग पढ़ लेंगे और इस सवाल को पढ़ने के बाद जो आपके पास आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा कितना दोस्तों, ये डी निकल के आ जाएगा, ठीक है। 69 का दोस्तों हम बात करें, यहाँ पे कह रहा है कि सभी पेन मेढक है, क्या है, तो सभी पेन जो है ना उस पेन क्या है, तो मेढक है, M मान लेते हैं। और कुछ कौवे मेढक है, और कुछ कौवे जो है ना वो क्या है, मेढक है। कोई भी पेन कौवा नहीं है, कोई भी पेन कौवा नहीं है, हो भी सकता है दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे यदि हम इधर ऐसे कर देते हैं तो ये भी हो सकता है, तो हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। जब हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, जब कंडीशन बन जाती है गलत हो जाता है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कुछ पेन्स कौवे हैं, और कुछ पेन्स जो है दोस्तों यहाँ पे कौवे है, ये भी नहीं है। जब दोस्तों दोनों कथन गलत हो चुके होते हैं तब हमको एलिमेंट्स चेक करना होता है, क्या एलिमेंट सेम है क्या, यहाँ भी पेन है, यहाँ भी पेन है, और यहाँ भी कौवा, यहाँ भी कौवा है। यानी कि दोनों कथन जब गलत हो चुके हैं और जब एलिमेंट सेम है तो कंडीशन क्या बनता है, या तो है या तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सफ़ेद होना, निष्फल होना, दुखी होना दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप याद रखेंगे ये क्या होगा, दुखी का क्या होता है, प्रसन्न होना, नहीं उसका उल्टा यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप इस सवाल को पढ़ लेंगे और 71 का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए हमें ये आंसर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। 72 की हम बात करें अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन आपको भरना है। देयर इज ए बिग ट्री डैश हिज हाउस, दोस्तों यहाँ पे जब आएगा इन फ्रंट ऑफ के सामने में हाउस हो जाएगा, यानी घर हो जाएगा। यहाँ फिर से प्रीपोजिशन है आई प्ले ए लॉट ऑफ गेम डैश माई कंप्यूटर, दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑन माई कंप्यूटर, यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। फिर से दोस्तों यहाँ पे कंजक्शन है आई मस्ट स्टे हेयर डैश सच इज माई ड्यूटी, दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है ऑफ आई मस्ट स्टे हेयर फॉर सच माई ड्यूटी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। यहाँ दोस्तों आपके पास कंजक्शन को मतलब देखना है, आपसे पढ़ लेंगे और आपके पास ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द अमोंग चॉइस एज टू विच प्लूरल वर्ड्स इज इनकरेक्ट, कौन सी प्लूरल वर्ड जो है यहाँ पे गलत दे रखे हैं दोस्तों, तो वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए
जो है कमांडो, ये गलत है, कमांडोज नहीं होता दोस्तों, कमांडो ही क्या होता है, प्लुरल होता है। बाकी सभी के सभी यहाँ पे सही दे रखे हैं। यहाँ पे कहेगी द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आई एम टू डू दिस, या इसका आपको पैसिव चेंज करना है दोस्तों, आई एम टू डू दिस का, तो आप लोग पैसिव चेंज करेंगे तो दिस इज टू बी डन बाय मी यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन में बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो एक्टिव से पैसिव जो होते हैं वो भी आपके पास पूछे जाते हैं। यहाँ पे सबको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सवाल है। ही सेड टू हिज मदर इज द लंच रेडी, इज द लंच रेडी। तो जब भी आपके क्वेश्चन होंगे तो वहाँ पे आस्क का हम प्रयोग करेंगे, और सभी में आस्क का प्रयोग यहाँ पे हो चुका है। तो ही आस्क हिज मदर, ऑप्शन नंबर 3, ही आस्क हिज मदर इफ़ द लंच वाज रेडी, ऑप्शन 3 यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पिक ऑफ द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड सेफ, सेफ का सिनोनिम्स क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे सिक्योर यहाँ पे सही जवाब निकल के आ जाएगा। आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच इज अपोजिट ऑफ द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड कॉमेडी, इसका अपोजिट आपको दोस्तों क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 ट्रेजिडी है यहाँ पे निकल के आ जाएगा। MS वर्ड 2010 की यहाँ पे बात हो रही है, और निम्न में से किस फीचर का उपयोग सामान्य प्रकार के लाइन से बहुत से छोटे अक्षर या संख्याओं को टाइप करने के लिए टेक्स्ट की लाइन से थोड़ा ऊपर सेट करने के लिए किया जाता है दोस्तों, तो वो कौन सा होता है, सुपर स्क्रिप्ट का हम प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूजर को ईमेल के साथ फाइल भेजने की सुविधा देता है दोस्तों, ये विकल्प जो होती है वो कौन सा होता है, अटैचमेंट होता है। ठीक है, अटैचमेंट जो होती है इसमें क्या करते हैं हम लोग फाइल को भेज सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट प्रभाव इफेक्ट एक्सेल 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है दोस्तों, तो आप तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है सुपर इटैलिक नहीं होता है, क्योंकि बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक ये जो होते हैं फॉन्ट के प्रकार होते हैं, ये आपके मिल जाएंगे वहाँ पे। MS एक्सेल 2010 में रिबन बार में डैश टैब में फंक्शन डालने पर नाम परिभाषित करने और गणना संबंधी विकल्पों को नियंत्रित करने के लिए टूल होते हैं, तो आप याद रखेंगे ये क्या होता है, फॉर्मूला में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, MS एक्सेल 2010 में कॉलम सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं हम लोग, तो वो होता है कौन सा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कॉलम जो है ना आपको खुल के आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। MS एक्सेल 2010 में डैश का उपयोग डेटा को किसी भी सेट को आलेखी निरूपण करने के लिए करते हैं हम लोग, तो हम लोग दोस्तों किसका उपयोग करते हैं, चार्ट्स का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। संरक्षित संचार की आवश्यकता तब होती है जब दो पक्ष इंटरनेट में होती है, तो आप लोग इसे पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद आपके पास आंसर होगा, ऑप्शन नंबर केवल P यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। MS वर्ड 2010 में फ़ॉन्ट साइज लिस्ट बॉक्स में उपलब्ध अगले बड़े पॉइंट साइज तक फ़ॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, वो होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला साइन हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। दोस्तों आप 89 को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आपके पास आंसर आएगा, वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए हमारे पास समय नहीं बच पाता है, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग तो समझदार ही होंगे, इसको तो पढ़ना है, इसको सॉल्व करना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट संसाधनों जैसे कि वेब पेज हो गया, समाचार समूह हो गया, प्रोग्राम छवियों आदि के लिए विशाल डेटाबेस को संदर्भित करता है, दोस्तों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सर्च इंजन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2007 में एक मान्य फॉर्मूला नहीं है, तो आप लोग याद रखेंगे मान्य फॉर्मूला जो है सुमेटेड नहीं है जबकि और सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है दोस्तों, तो वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, ऑप्शन नंबर ए डायल अप यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। MS एक्सेल सीट में एक मेल एड्रेस किसके मिलकर बना होता है, तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे ये जो होती है सेल के कॉलम और रो से मिलकर बनी होती है। MS वर्ड 2007 के डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंक प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों आप याद रखेंगे कंट्रोल प्लस K का इस्तेमाल करते हैं हाइपर लिंक को मतलब किस लगाने के लिए। ओमनीबॉक्स लागू करने वाला पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था दोस्तों, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गूगल क्रोम जो था ओमनीबॉक्स को लागू करने वाला पहला वेब ब्राउज़र यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे जो फॉन्ट कलर होती है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तालिका के कॉलम की चौड़ाई को बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का इस्तेमाल करते हैं, ये करते हैं शासक यानी रूलर का इस्तेमाल करते हैं। ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए निम्न में से किस आइकन का उपयोग करते हैं, तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे पेपर क्लिक आइकन का इस्तेमाल करते हैं। एक सक्रिय सेल को वर्तमान रो पर पहले कॉलम में ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, दोस्तों हम लोग करते हैं होम का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों आज की इस प्रैक्टिस सेट यानी कि 12 का लास्ट प्रश्न हमारा होगा डैश MS वर्ड 2007 में ऑफिस बटन का एक मान्य विकल्प नहीं है, तो दोस्तों ये जो प्रेजेंटेशन है ये ऑफिस विकल्प का मान्य नहीं है, जबकि अन्य सभी प्रिंट सेव और सेव एज जो है ये आपके हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार प्रैक्टिस सेट में 12 को हमने यहीं पे कवर कर लिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।